Welcome everyone. Today I am going to discuss about very important thinker इमाइल दुर्खीम, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं हमारे सोशोलॉजी में, क्योंकि जब हम दुर्खीम को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उन्होंने सोशोलॉजी को एक वैध रूप देने की कोशिश की थी और उन्होंने सोशोलॉजी को एक ब्रॉड लेवल पे लाके एक सिस्टमेटिकली स्टडी करने के लिए प्रोत्साहित किया था। तो इसीलिए उनको फर्स्ट एकेडमिक फादर ऑफ सोशोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि एकेडमिक में इन्होंने इसको बहुत आगे बढ़ाने का काम किया। इनकी जो थ्योरीज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रही हमारे एकेडमिक्स में, और इस वजह से इनको फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ सोशोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो प्रोफेसर बने सोशोलॉजी में अच्छा काम करने के लिए, जो थ्योरीज़ इन्होंने निकाली वो दुर्खीम में थे। और यही कारण है कि आज भी हम इनको पढ़ते हैं और इतने इम्पोर्टेंट है कि आज भी इनकी थ्योरीज़, इनकी बुक्स हर एग्ज़ामिनेशन में पूछी जाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं ऑगस्ट कॉम्ट के बाद, क्योंकि वो तो फादर ऑफ सोशोलॉजी थे और ये एकेडमिक फादर ऑफ सोशोलॉजी हैं, और इनको फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ सोशोलॉजी भी कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब हम चलते हैं इनका जन्म कब हुआ था और शुरू करते हैं वैसे ही श्रृंखला में जैसे हम रेगुलरली लेक्चर्स को कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1858 को। और कहाँ हुआ था? ये भी फ्रांस के एपिनल में इनका जन्म हुआ था। तो ये भी फ्रांस के हैं। अब इनका जो एक जनरल पर्सपेक्टिव है वो इन्होंने एक, जैसे मैंने आपको बताया, इन्होंने ब्रॉड पर्सपेक्टिव पे काम किया है। तो इन्होंने सोसाइटी को लेके काम किया है, समाज को सब कुछ मानते हैं। इनके अकॉर्डिंग जो व्यक्ति है वो समाज के अंदर आता है, यानी व्यक्ति पे समाज का कंट्रोल है। समाज का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि वो व्यक्ति को अपने अंदर रखता है और व्यक्ति की वहाँ पे इतनी नहीं चलेगी जितनी सोसाइटी की चलेगी। तो अगर एक आंसर में पूछा जाए कि जो दुर्खीम है उनका मेन फोकस किस चीज़ पे है, तो सोसाइटी को उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट दी है और सोसाइटी ही उनके वर्क में इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए हम जब भी दुर्खीम को पढ़ेंगे तो एक सोसाइटी को अपने दिमाग में रखेंगे, सो दैट हमारी एक पर्सपेक्टिव क्लियर हो सके कि दुर्खीम का जो मेन काम है वो किस पे है। तो सोसाइटी को उन्होंने एक यूनिक माना है और इन्होंने ये कहा जो सोसाइटी है उसका जो उसकी उत्पत्ति होती है वो अपने आप होती है, यानी स्वतः उत्पत्ति होती है सोसाइटी की। तो उसको वो सुई जेनेरिस कहते हैं। सुई जेनेरिस का मतलब है कि यूनिक है, और यूनिक का मतलब ये होता है जो सुई जेनेरिस है कि जो सोसाइटी है वो किसी पे डिपेंड नहीं है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति खुद हुई है, वो आत्मनिर्भर है, अपना काम स्वयं कर सकती है और उसमें ऐसी कैपेसिटीज़ हैं कि वो दूसरों पे डिपेंड ना रहे और अपना काम स्वयं कर ले। तो इस वजह से यूनिकनेस है जो वो इसका निकल के आता है, सुई जेनेरिस है। और सुई जेनेरिस क्या है? सोसाइटी है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इनका कॉन्सेप्ट रहा है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता भी रहा है। पीजीटी में तो बहुत पूछा जा चुका है, आरपीएससी में भी पूछा जा चुका है और आज भी पूछा जाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है। तो सुई जेनेरिस को मैं आगे भी एक्सप्लेन करूँगी। मैंने इसलिए बताया कि सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा इनका काम रहा है और सोसाइटी को ये एक यूनिक मानते हैं क्योंकि उसकी खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी मैं इनके कॉन्सेप्ट को लाइन बाय लाइन डिस्कस करूँगी, और उससे पहले ये इम्पॉर्टेंट है कि हम इनकी बुक्स को डिस्कस कर रहे हैं जो इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ बुक हम अभी यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। देखिए, दुर्खीम की बुक्स बहुत ज़्यादा हैं। तो बुक्स अभी तो हम एक ट्रिक के माध्यम से थोड़ी बुक्स आपको लर्न कराने की कोशिश करेंगे जो बहुत बेसिक हैं, मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम में पूछी जाती रही और हम सभी को कुछ बुक्स तो लर्न होनी चाहिए। तो मैं वो अभी लर्न करा रही हूँ और बाकी जो लिस्ट है मैं वो बाद में आपको प्रोवाइड कराऊँगी, आप ताकि उन बुक्स को भी एक बार नज़र में देख लें, ताकि ये कभी एग्ज़ाम में आए तो आपको ये याद रहे हाँ इस पे भी इनका काम है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, बुक्स से आंसर्स बन रहे हैं, कोटेशंस बन रहे हैं, तो जब हमें ये नहीं पता होगा कि इससे रिलेटेड भी उन्होंने बुक लिखी है तो हम उस कोटेशन को नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, या फिर अगर पूछ लिया कथन निष्कर्ष में तो हम नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे कि इस पे इनका काम है भी या नहीं। तो इसलिए जो भी बुक्स हैं
कोशिश करिए कि उनको एक बार देख लीजिए ताकि आप आंसर्स को इजीली फाइंड आउट कर पाएँ। तो अभी जो हम बता रहे हैं वो एक ट्रिक के माध्यम से स्टार्टिंग की बुक बता रहे हैं। तो पहले आप ट्रिक बनाइए DRSE। अब आप सोच रहे हैं ये ट्रिक कैसी है, तो ये ट्रिक है ताकि आप सीक्वेंस में बुक्स को लर्न कर पाएँ। तो पहली बुक जो इनकी है वो है डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी। उसके बाद जो इनकी बुक है वो है रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। और उसके बाद जो इनकी बुक है वो है द सुसाइड। उसके बाद जो बुक है वो है एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। ये जो 4 बुक हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और सबको ही पता होंगी। ये सीक्वेंस में पूछ लेता है कि सीक्वेंस में लगाओ स्टार्टिंग की बुक्स। तो डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी पहली बुक, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, द सुसाइड, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। ठीक है, तो इसमें और डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी पे इनका PhD भी था। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि किस पे इन्होंने PhD की है, तो वो डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी पे इन्होंने PhD की थी। उसके अलावा इनकी कुछ बुक्स हैं जो इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई थी, वो भी पूछी जाती हैं। तो वो हैं एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी, मॉरल एजुकेशन, उसके बाद है द सोशलिज्म, नेक्स्ट है प्रैग्मेटिज्म एंड सोशियोलॉजी। ये भी कुछ इम्पोर्टेंट इनकी बुक्स हैं। तो ये कुछ 5 बुक्स हैं जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं और ये पब्लिश हुई हैं इनके मरने के बाद, और ये भी आजकल एग्ज़ाम में बहुत पूछी जाने लगी। जैसे द सोशलिज्म बुक जो है अभी वो पूछी गई थी, MP के सेट में आई थिंक पूछी गई थी ये बुक, तो काफ़ी पूछी जाने लगी है। सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन, सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी, मॉरल एजुकेशन एंड द सोशलिज्म, प्रैग्मेटिज्म एंड सोशियोलॉजी, ये भी बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ बुक्स अभी आप लर्न कर लीजिए और अभी बहुत सारी इनकी बुक्स बाकी रह गई हैं, तो मैं उनको इधर मेंशन कर दे रही हूँ क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्ज़ाम में पूछी जानी है। तो अभी आप इनको नोट करिए 1 सेकेंड के लिए, फिर मैं नेक्स्ट इधर मेंशन कर रही हूँ। ओके, आई होप आपने ये मेंशन कर ली होंगी बुक्स जो इम्पोर्टेंट थी। इसके अलावा इधर मैंने सम अदर इम्पोर्टेंट बुक्स को मेंशन किया है जो कि
बहुत सारी इसमें से पूछी जा चुकी हैं और बहुत सारी पूछी जाने की पॉसिबिलिटी है, और मुझे पता है कि मैक्सिमम लोगों को ये बुक्स नहीं पता होंगी क्योंकि ये किसी बुक्स में मेंशन ही नहीं है। तो हम लोग लर्न कैसे करेंगे, तो ये मैंने बहुत जगह से फाइंड आउट करके यहाँ पे कोशिश की है कि सारी बुक लिख दें, बट अभी भी 1-2 बुक रह गई हैं जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ जो मैंने यहाँ पे मेंशन की है वो हम सभी को लर्न होनी चाहिए। लर्न तो नहीं हो पाएंगी, लेकिन एक ऐसी इमेज होनी चाहिए माइंड में कि हम फाइंड आउट कर पाए, हाँ इस पे इनका दरखाइम का काम है, इस पे इन्होंने बात की है, तो इस वजह से मैंने इनको यहाँ मेंशन किया। तो इतनी बुक्स को राइट डाउन करना में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैंने इनको मेंशन कर दिया, और आप इनको कॉपी पे ज़रूर मेंशन करें, तभी आपको ये याद रह सकती हैं, अदरवाइज़ ये याद नहीं रहेंगी। तो पहली जो मैंने मेंशन की है वो है द प्रोहिबिशन ऑफ इंसेंस एंड इट्स ओरिजिन। तो इंसेंस पे भी इनकी एक बुक है, इस तरह से आप याद रखेंगे कि हाँ भाई इस पर भी इन्होंने काम किया था, तो हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि पब्लिश हुई थी 1897 में। नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ पेडागोगी इन फ्रांस। अब देखिए, अब ऐसे तो हमें लगता ही नहीं कि पेडागोगी पे भी इनकी बुक है। तो इवोल्यूशन एंड पेडागोगी इन फ्रांस, क्योंकि फ्रांस में ही इनका जन्म हुआ था, तो ये कुछ बुक्स हैं जो फ्रांसीसी लैंग्वेज में भी हैं, तो उनका नाम थोड़ा सा डिफरेंट आ सकता है, लेकिन ओवरऑल थीम जो रहेगी वो यही रहेगी। तो पेडागोगी पे भी इनकी बुक है। एक बुक इन्होंने मॉन्टेस्क्यू एंड रूसो नाम से भी लिखी है। बताइए, किसी को डाउट भी ना हो पाता कि इनकी बुक मॉन्टेस्क्यू और रूसो पे भी है, तो उनके नाम से ही बुक इन्होंने लिखी है, मॉन्टेस्क्यू एंड रूसो, 1953। नेक्स्ट है प्रोफेशनल इथिक एंड सिविक मॉरल। ये तो कई बार पूछी गई, आजकल तो ये ट्रेंडिंग में है और यूजीसी नेट वगैरह में पूछी जा रही है, तो ये तो लर्न ही होगी, और अगर नहीं है तो आप इसको ज़रूर लर्न कर लें। दूसरी इनकी बुक है ऑन मोरालिटी एंड सोसाइटी। तो मोरालिटी एंड सोसाइटी पे भी इन्होंने काम किया, क्योंकि यहाँ पे मोरल एजुकेशन तो लिखी ही थी, बुक मॉरल एजुकेशन थी, तो मॉरल एजुकेशन के साथ मोरालिटी एंड सोसाइटी को ऐड कर दीजिए, तो फिर ये भी लर्न हो जाएगी। मोरालिटी एंड सोसाइटी 1973। नेक्स्ट है ऑन इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस। देखो, कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन पे, जो बुक थी वो थी स्पेंसर की। अब इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस, जो संस्थाएं हैं उनका एनालिसिस किया है दरखाइम ने ऑन इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस 1978 में, तो ये बुक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये भी पूछी जाने की पॉसिबिलिटी है। एथिक्स एंड द सोशोलॉजी ऑफ मॉरल्स। तो सोशोलॉजी ऑफ मॉरल्स आप यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि मॉरलिटी पे इन्होंने बात की है। एक तो मॉरल एजुकेशन के साथ बुक लिखी है, दूसरी ऑन मॉरलिटी एंड सोसाइटी पे लिखी है, और एक एथिक्स एंड सोशोलॉजी ऑफ मॉरल्स पे लिखी है। तो अगर मॉरलिटी ध्यान में रहेगी तो ये बुक फाइंड आउट हो जाएगी इजीली। अगर लर्न हो पाए तो आप ये भी कर लीजिए। एक एथिक्स पे भी इनकी बुक है, एक पेडागोगी पे बुक है, और एक मॉन्टेस्क्यू एंड रूसो पे भी इन्होंने बुक लिखी है। और इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस तो मैंने आपको स्पेशली बता दिया कि इम्पोर्टेंट है, तो जिसको नहीं लर्न है वो लर्न कर लें। नेक्स्ट है सोशोलॉजी एंड इट्स साइंटिफिक डोमेन। तो सोशोलॉजी को वैज्ञानिक डोमेन के साथ इन्होंने इसलिए लिखा है, और इसमें कई बार पूछा भी जाता है कौन वैज्ञानिक पद्धति का समर्थन करता है, तो उसमें दरखाइम आंसर होता है, तो इसलिए सोशोलॉजी के साथ इसके जो साइंटिफिक डोमेन की बुक है वो दरखाइम की बुक है। सोशोलॉजी एंड द सोशल साइंसेस। सोशल साइंसेस पे एक बुक वेबर की भी है, लेकिन उसके साथ में सोशोलॉजी अगर लगा होगा, सोशोलॉजी के साथ सोशल साइंसेस को देखेंगे तो दरखाइम की बुक है ये। दुरखाइम ने ये बुक इनके साथ में लिखी है, पॉल फोकोनेट के साथ में लिखी है। एक बुक और है प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन। प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन जो बुक है वो इम्पॉर्टेंट बुक है, उसको उन्होंने मार्शल मॉस के साथ लिखा है, अपने सिंगल नहीं है, लेकिन आपको ये याद करना पड़ेगा कि प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन भी इनकी बुक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन को अगर आप एवोल्यूशन ऑफ पेडागोगी से जोड़ेंगे तो थोड़ा सा याद कर सकते हैं कि हाँ, प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन की बात दरखाइम ने की थी मार्शल मॉस के साथ। उसके बाद एक और बुक है हु वांटेड वार। ये तो बहुत अच्छी बुक है। आप सोचेंगे भाई कौन चाहता है वार, युद्ध कौन चाहता है, तो इस तरह से अगर देखो तो ये बात किसी और ने ऐसी बुक लिखी ही नहीं है। तो हु वांटेड वार बुक भी दरखाइम की है, जिसको इन्होंने लिखा है अर्नेस्ट डेनिस के साथ मिलके, लेकिन दरखाइम इसमें है, तो हु वांटेड वार होगा तो दरखाइम हो जाएगा। एक और सबसे अच्छी बुक है जर्मनी अबव ऑल।
तो ये बुक भी लिखी है दरखाइम ने, और कोई फाइंड आउट भी नहीं कर सकता कि ये दरखाइम की बुक होगी। तो जर्मनी अबव ऑल, यानी जर्मनी के बारे में सब कुछ उन्होंने बताया है। ऐसे करके आप लर्न करेंगे तो लर्न हो जाएगी। तो यहाँ पे जो न्यू बुक्स हैं जो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकती है, वो है हु वांटेड वार, जर्मनी अबव ऑल, क्योंकि जर्मनी के पे भी बुक है, और प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन पेडागोगी वाली इंपॉर्टेंट बुक है, और ऑन इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस इंपॉर्टेंट बुक है, एथिक्स पे बुक है, मोरालिटी पे 3 बुक हैं, प्रोफेशनल एथिक याद होगी, मॉन्टेस्क्यू एंड रूसो पे बुक है। तो ये मैंने इसलिए इतनी मेहनत की है कि आप ये बुक अगर लर्न नहीं हो पा रही है, फिर भी अगर एक आपके माइंडसेट में एक इमेज क्रिएट हो रही है, तो भी हमारा लेक्चर सक्सेसफुल होगा। और इसलिए मैंने इतनी मेहनत की है कि आप तक सारी बुक्स को हम पहुंचा पाएँ, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा बुक्स पूछी जा रही हैं जो फाइंड आउट नहीं हो पाती हैं, क्योंकि वो नॉर्मली बुक्स में मेंशन नहीं है। नॉर्मली बुक्स में आप देखेंगे तो आपको यही बुक्स मिलेंगी जो मेंशन हैं, और इनके ईयर्स भी मेंशन है, जैसे कि डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893। फिर उसके बाद आप अगर ऐसे ट्रिक बनाएंगे तो हो जाएगा 93, 95, 97, फिर 1912। उसके बाद ये भी सीक्वेंस में चलती हैं 22, 24, 25, 28, 1955, ये 55 में आई थी। प्रैग्मेटिज्म एंड सोशियोलॉजी, यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर वो पूछ ले कि उनकी डेथ के बाद कौन सी बुक्स पब्लिश हुई थी, तो उनकी डेथ के बाद हुई थी एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी, मॉरल एजुकेशन, द सोशलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म एंड सोशियोलॉजी। तो ये कुछ बुक्स थी जिस पे मैंने बहुत काम किया है। आप भी इस पर इतना ही काम करके इन सभी को लर्न करिए, तो मेरा जो पर्पज़ है वो सक्सेस होगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसको रब करके इनकी थ्योरीज़ को डिस्कस करते हैं। चलिए, आई होप आपने बुक्स को अच्छे से मेंशन कर लिया होगा। एंड दिस इज़ माय रिक्वेस्ट टू यू ऑल, जो भी हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, प्लीज़ जो मैंने अलग से बुक्स को मेंशन किया उनको ज़रूर लर्न करें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपको इजीली नहीं मिलेंगी। तो ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को निकालना चाहते हैं या आप अपने किसी भी आंसर राइटिंग में अच्छे मार्क गेन करना चाहते हैं, तो इन बुक को ज़रूर मेंशन करें। अब हम यहाँ डिस्कस करते हैं। मैंने इतने सारे कॉन्सेप्ट को मेंशन कर दिया है इसलिए कि हमारा जो लेक्चर बेस्ड है वो इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अगर हम इमाइल दरखीम को समझेंगे तो वो उनकी ये सारी थ्योरीज़ हैं जिन पे उन्होंने काम किया और जिन पे उन्होंने बात की है, और इन्हीं सारी थ्योरीज़ की वजह से वो पूरे सोशियोलॉजी में इतने फेमस हो गए कि उन्हें एकेडमिक फादर ऑफ सोशियोलॉजी का टैग दिया गया, और वो फर्स्ट प्रोफेसर बने सोशियोलॉजी के। तो आप, मैंने इसको नोट डाउन नहीं किया, आप इसको नोट कर लेना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे सोशल फैक्ट, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, सॉलिडारिटी, डिवीज़न ऑफ लेबर, सुसाइड, एनोमी, थ्योरी ऑफ रिलीजन। इतनी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही क्विकली डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। उससे पहले मैंने आपको बताया था सुई जेनेरिस, तो इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें जो लोग थोड़ा नए हैं उनके लिए। सुई जेनेरिस जो है इसका मतलब होता है स्वतः स्फूर्ति। तो सुई जेनेरिस का मतलब वो है जो किसी पे डिपेंड नहीं, जो मैंने आपको अभी बताया था, एक यूनिक है और वो अपनी उत्पत्ति के लिए किसी पे निर्भर नहीं है। किसी पर निर्भर नहीं है और इसकी स्वतः उत्पत्ति हुई है। तो मैंने इसको इसलिए डिस्कस किया क्योंकि दरखाइम जो हैं वो समाज यानी सोसाइटी को क्या मानते हैं, सुई जेनेरिस मानते हैं। किस लिए? क्योंकि सोसाइटी की उत्पत्ति अपने आप हुई है और सोसाइटी किसी पे डिपेंड नहीं है, वो एक यूनिक है, उसको अपने काम के लिए किसी पे डिपेंड रहने की नीड नहीं है, वो अपने आप में स्वतंत्र है और हमारी अभिव्यक्ति से, हमारी फीलिंग से बाहर है। तो ये सुई जेनेरिस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको आप याद करके सुई जेनेरिस को समझ सकते हैं। तो बहुत ही शॉर्टकट में मैंने आपको समझाया, आप इसको समझ लीजिए। और मेन चीज़ ये है कि ये कॉन्सेप्ट दिया किसने, दरखाइम ने दिया। किसके पर्सपेक्टिव में? सोसाइटी के। इसका मतलब क्या होता है? मतलब होता है स्वतः उत्पत्ति होती है और किसी पर डिपेंड नहीं होता, अपने अस्तित्व के लिए अपने पे ही निर्भर रहता है और हमारी अभिव्यक्ति से परे होता है। क्लियर हो गया इतना? तो नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं सोशल फैक्ट को।
सोशल फैक्ट यानी सामाजिक तथ्य। तो सबसे पहला जो काम किया था दरखाइम ने वो सोशल फैक्ट पे ही किया था। सोशल फैक्ट इनका ही कॉन्सेप्ट है, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है और इसकी वजह से ही वो ज़्यादा जाने जाते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं सोशल फैक्ट है क्या। सोशल फैक्ट इज़ अ वे ऑफ एक्टिंग, फीलिंग एंड थिंकिंग। जो सोशल फैक्ट होता है वो एक तरीका होता है हमारे कार्य करने का, हमारे अनुभव का और हमारे विचार करने का या सोचने का एक तरीका होता है सोशल फैक्ट, जो कि सामान्य पर्सपेक्टिव में लागू होता है, यानी पूरे समाज में लागू होता है जनरल पर्सपेक्टिव में, और हमारी जो पहुंच है उससे परे होता है, हमको बांध के रखता है और वो हमें फ्रीडम देता है, हमारी पहुंच से बाहर होता है, मतलब हम उसके अंडर रहते हैं ना कि वो हमारे अंडर रहता है। तो सोशल फैक्ट जब भी हम कोई पूछता है सोशल फैक्ट क्या है, तो हम एक लाइन में सिंपली आंसर कर सकते हैं, सोशल फैक्ट इज़ अ वे ऑफ फीलिंग, एक्टिंग एंड थिंकिंग। हिंदी में अगर बात करें तो सोशल सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने और अनुभव करने का एक तरीका है। सोशल फैक्ट समझ में आ गया क्या है? सोचने, कार्य करने या अनुभव करने का तरीका है। इंग्लिश में अगर देखेंगे सोशल फैक्ट क्या है? सोशल फैक्ट इज़ अ वे ऑफ फीलिंग, एक्टिंग एंड थिंकिंग। तो एक लाइन में अगर आप किसी को बताना चाहते हैं तो आप ये बता सकते हैं सोशल फैक्ट ये है। थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो सोशल फैक्ट में क्या होता है, वो जो सोशल फैक्ट होता है किसी भी समाज में सामान्य है, किसी भी सामान्य में लागू होता है और वो हमारी जो हमारी पहुंच है उससे बाहर होता है और हमको बांध के रखता है, बाध्यता होती है और किसी भी सोसाइटी पे यूनिवर्सली सार्वजनिक रूप से पाया जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया सोशल फैक्ट क्या है? कार्य करने, सोचने, अनुभव करने का तरीका है और वो हर समाज में पाया जाएगा। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सोशल फैक्ट की जो हमें लर्न होनी चाहिए जब हम सोशल फैक्ट को एक्सप्लेन करेंगे। तो उसकी हम ट्रिक आपको बता रहे हैं, ECG। ECG होता है ना, वही वाला ECG, आप इसको लर्न करें ECG। उसके बाद आप देख लीजिए थोड़ा फनी वे में LU, ECG LU। तो आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ इससे। ये हैं आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी? सोशल फैक्ट की। मैंने इसलिए ये ट्रिक बनाई ECG LU ताकि आप एक्सप्लेन कर पाएँ कि ये क्या है, कौन कौन से वर्ड्स हैं। तो E का मतलब है एक्सटीरियोरिटी, एक्सटर्नल, और C का मतलब है कांस्टेंट, और G का मतलब है जर्नल या जनरलाइज्ड, L का मतलब है लिबर्टी, U का मतलब है यूनिवर्सल, हिंदी में अगर बात करें तो इसका मतलब है बाह्यता, इसका मतलब है बाध्यता, जनरल का मतलब हो जाएगा सामान्यता, लिबर्टी का मतलब हो जाएगा स्वतंत्रता और यूनिवर्सल का मतलब हो जाएगा सार्वभौमिकता। तो मैंने आपको ये यहाँ पे बता दी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो E से हो जाएगा एक्सटीरियोरिटी या एक्सटर्नल,
इसका मतलब होता है बाह्यता, यानी हमारी जो हमारी तो बहुत से बाहर है, हम इसको नहीं कर सकते भाई, जो सोसाइटी कहेगी हमें वही करना है क्योंकि मेरे कंट्रोल से आउट ऑफ कंट्रोल है, बाहर है, बाह्यता हो गया। नेक्स्ट है हमारा बाध्यता, मतलब हमको ये सोशल फैक्ट हमको बांध के रखते हैं, हमारे हिसाब से नहीं चलेंगे, हमें इनके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो अभी हम आपको बताएंगे सोशल फैक्ट होते क्या हैं, कैसे हम इनसे बंधे हुए हैं। नेक्स्ट क्या है, सामान्यता, जनरलाइज्ड जो होता है, सामान्यता यानी हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ जो सोशल फैक्ट हैं वो पाए जाते हैं। और उसके बाद है लिबर्टी, स्वतंत्रता होती है इसमें, और सार्वभौमिकता यानी कि पूरे सोसाइटी में कुछ कुछ ये हो सकता है कि कोई सोसाइटी में कोई सोशल फैक्ट है या कोई रूल्स हैं और किसी सोसाइटी में कोई दूसरे हैं। तो फॉर एग्जांपल हम समझने की कोशिश करते हैं कि सोशल फैक्ट में क्या क्या आएगा, जैसे कि हमारा हो गया रिलीजन, कस्टम, लॉ, ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या हैं, यही सारे सोशल फैक्ट हैं। क्योंकि जो रिलीजन है, सोसाइटी है, वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती, उसने जो भी नियम बनाए हैं वो उसके अकॉर्डिंग हम बंधे हुए हैं, हमारी पहुंच से बाहर है। किसी सोसाइटी में ये कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं करो, झूठ नहीं बोलो, चोरी नहीं करो, तो उन्होंने नियम बनाए, मैंने नहीं बनाए, तो मेरी पहुंच से वो बाहर हैं, उसके अंदर हम बंधे हुए हैं, हमारी उसके बाहर कोई वो नहीं है, हम जो वो कहेंगे वही करेंगे। तो इस वजह से अगर हम धर्म, प्रथा, लॉ, कानून, कंट्रोल, जितनी भी चीज़ें आती हैं उसको ध्यान में रखेंगे तो सोशल फैक्ट बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और सोशल फैक्ट ये कहता है कि उसमें ये 4 चीज़ें होनी चाहिए, बाध्यता, बाह्यता, सामान्यता, स्वतंत्रता और सार्वभौमिकता। तो अगर हम इन चीज़ों को देखेंगे तो हम इन चीज़ों को रिलेट कर पा रहे होंगे। धर्म हमको बांध के रखता है, हमारे बाहर होता है पहुँच से, हमें बांध के रखता है। और हर सोसाइटी में, हर कम्युनिटी में कुछ ना कुछ रिलीजन किसी पर्सपेक्टिव में पाया जाता है। और रिलीजन में कुछ सोसाइटी फ्रीडम भी होती है कि किस तरह, लिबर्टी होती है किस तरह से हम उसको यूज़ करें। हमारा धर्म हमें अधिकार देता है कि आप क्या काम कर सकते हैं, क्या नहीं। और हर सोसाइटी में किसी ना किसी रूप में धर्म पाया जाता है। तो मैंने एक एग्जांपल को लेके ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझाई। मुझे लग रहा है आपको अब ये समझाने की नीड नहीं है, आप इसके पर्सपेक्टिव में इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आई होप सोशल फैक्ट समझ में आ गया होगा। एक यहाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सोशल फैक्ट में इन्होंने 2 टाइप में बांटा है। वो 2 टाइप कौन कौन से हैं? एक है नॉर्मल सोशल फैक्ट, एक है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल सोशल फैक्ट। तो नॉर्मल सोशल फैक्ट में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख दे रही हूँ, क्राइम हो गया, सुसाइड हो गया, जब ये चीज़ें किसी भी सोसाइटी में 1 या 2 हो रही हैं, जैसे कोई भी समाज, फॉर एग्जांपल हम इंडियन सोसाइटी की बात करें तो हर समाज में 1 या 2 क्राइम तो होता ही है, 1 या 2 लोग सुसाइड तो कर ही लेते हैं। तो जब ये काम होते हैं तो इससे हमारी जो समाज की व्यवस्था है वो बदलती नहीं है, विघटित नहीं होती है, वो एज इट इज़ रिमेन रहती है, सस्टेन होती रहती है और ये क्राइम छोटे छोटे होते रहते हैं। तो ये नॉर्मल सोशल फैक्ट हो गया। लेकिन एबनॉर्मल सोशल फैक्ट कब होगा, जब ये क्राइम या सुसाइड रेट, इसका रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी आए दिन क्राइम ही क्राइम होते जा रहे हैं, रेप होते जा रहे हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जा रही जो हमारी कंट्रोल से बाहर हैं, जिसको हम नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। या फिर ये जो सुसाइड रेट है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उसकी वजह से जो हमारा रेशियो है वो बहुत ज़्यादा घटने लगा है। तो इससे क्या होगा, जो सामाजिक व्यवस्था है वो विघटित होने लगती है। और जब सामाजिक व्यवस्था विघटित होने लगेगी तो ये एबनॉर्मल सोशल फैक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से नॉर्मल सोशल फैक्ट, एबनॉर्मल सोशल फैक्ट में 2 भागों में बांटा है दरखाइम ने। तो ये कुछ सोशल फैक्ट मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती हैं तो लर्न कर लीजिए, नहीं तो डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ज़रूर पूछ लीजिए, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन किसी भी कर रहे हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप किसी भी आंसर में लिखना चाहते हैं तो भी आपको ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी पड़ेंगी। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट थ्योरी को पढ़ते हैं। चलिए
नेक्स्ट हम एक्सप्लेन करते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के बारे में। तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और जो सोशल फैक्ट है था, उन दोनों की बात इन्होंने किस में की है, जो इनकी बुक थी द रूल्स ऑफ सोशलॉजिकल मेथड वाली जो बुक थी उसमें इन दोनों की बात की है। कहीं कोई पूछ ले कि किस में एक्सप्लेन किया, तो सोशल फैक्ट और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात अपनी बुक द रूल्स ऑफ सोशलॉजिकल मेथड में की है। और अब हम यहाँ पे बात करते हैं जो सोशल फैक्ट था उसमें ही इन्होंने बताया है कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्या है। तो कॉन्शियसनेस यानी जो चेतना थी उसको भी उन्होंने दो भागों में बांटा है, एक तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है और दूसरा इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस भी है। तो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस यानी व्यक्तिगत चेतना और सामूहिक चेतना में इन्होंने बांटा है। व्यक्तिगत चेतना का मतलब है जब किसी व्यक्ति का विचार होगा, किसी व्यक्ति का कोई विचार है, आइडिया है या उसकी सोच है, तो वो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस हो गया। यही जो विचार हैं, आइडियाज़ हैं, जब वो किसी धर्म के, कानून के या प्रथा के, यानी जब समूह में हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, सामूहिक चेतना। इट मीन्स कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। तो ये है थोड़ा सा माइनर डिफरेंस और कुछ भी नहीं है इसमें। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में क्या होगा, जब किसी भी व्यक्ति की जो चेतना है, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस जब धर्म, कानून, प्रथा की चेतना में या ग्रुप कॉन्शियसनेस में बदल जाएगी तो वो हो जाएगी सामूहिक चेतना। तो सामूहिक चेतना होती है धर्म, कानून, प्रथा, इन सब के जो मिलके चेतना होगी, इन सब के प्रति जो चेतना होगी उसे ही सामूहिक चेतना कहा है। अब यहीं से निकल के आता है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बनेगा कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, सामूहिक प्रतिनिधित्व। सामूहिक प्रतिनिधित्व ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये तो पीजीटी में पूछा ही जाता है, जिसमें दरखाइम ने कहा है समाजशास्त्र जो है वो सभी विज्ञानों का सामूहिक प्रतिनिधित्व है। ये कोटेशन पूछा जाता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। सोशियोलॉजी को उन्होंने, समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों का, साइंस का प्रतिनिधित्व माना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन होता क्या है। तो जो ये सामूहिक चेतना थी जिसको मैंने अभी आपको बताया, जिसमें धर्म, कानून, प्रथा की जो चेतना थी, जो सोचना था, उसका जो वो अभिव्यक्ति होती है, अभिव्यक्ति यानी उसको जो हम एक्सप्रेस करेंगे वो किस में करेंगे, किसी भी प्रतीक के माध्यम से या सिंबल के माध्यम से जब हम उसको एक्सप्रेस करते हैं तो वो हो जाता है हमारा कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन यानी सामूहिक प्रतिनिधित्व। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे किसी धर्म के प्रति या कानून के प्रति या किसी धार्मिक पुस्तक के प्रति जो भी हमारी एक चेतना थी, कॉन्शियसनेस थी, उसको जब हम एक्सप्रेस करते हैं किसके माध्यम से, एक सिंबल के माध्यम से, तो वो हो जाता है कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है, वो दिखा रहा है, एक सिंबल है जो बता रहा है कि ये क्या है। फॉर एग्जांपल नेशनल फ्लैग है, तो नेशनल फ्लैग क्या करता है, वो दिखाता है, राष्ट्रीय प्रतीक है। जो झंडा है हमारा राष्ट्रीय झंडा, वो प्रतीक है एक नेशनैलिटी का। इसी तरह जो हमारी बुक्स होती हैं, जैसे कुरान हो गया और गीता हो गया, तो ये क्या है, पौराणिक किताबें हैं, तो ये हमें क्या दिखाती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं, किस चीज़ का, एक धर्म के प्रति लगाव का, एक धर्म का सिंबल दिखाती हैं। इसी तरह हमारे जो राजनेता होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक सिंबल दिखाते हैं एक हमारी पॉलिटिक्स का। तो इस तरह से हमारे जो प्रतिनिधित्व में आएंगे वो क्या आएंगी, रिलीजियस बुक्स यानी किताबें, पवित्र किताबें, झंडा और राजनेता, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, प्रतीक करते हैं, किसका, सामूहिक प्रतिनिधित्व करते हैं। क्योंकि जो ये फ्लैग है, नेशनल फ्लैग, क्या वो किसी एक इकलौता किसी व्यक्ति की इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, नो, वो क्या है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है और उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये सिंबल है। प्रतिनिधित्व का सीधा मतलब है प्रतीक से,
सिंबल, जब हम कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, कलेक्टिव कॉन्शियस को कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन में चेंज करके दिखाते हैं। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ही कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जो सामूहिक चेतना है वो सामूहिक प्रतिनिधित्व नहीं है। जब सामूहिक चेतना बदल जाती है किसमें, प्रतीकों में, तो उसको हम कहते हैं सामूहिक प्रतिनिधित्व। या जो सामूहिक चेतना है जब प्रतीकों के माध्यम से उसको हम एक्सप्रेस करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, तो उसे हम कहते हैं कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, सामूहिक प्रतिनिधित्व। और ये कोटेशन पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट तो पूछा ही जाता है, किसका है, तो दरखाइम का है। और उन्होंने क्या कहा है, समाजशास्त्र जो है वो सभी विज्ञानों का सामूहिक प्रतिनिधित्व है, या समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधित्व उन्होंने माना है। ये कोटेशन पूछा जाता है। तो आप इसको हमें लगता है समझ चुके होंगे। नेक्स्ट हम एक्सप्लेन करेंगे सोशल सॉलिडारिटी, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम उसे एक्सप्लेन करते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट थ्योरी ऑफ सोशल सॉलिडारिटी, सामाजिक एकता का सिद्धांत। तो इसको भी देख लेते हैं। इसके पहले हमने सोशल फैक्ट, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को बताया, रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड में डिस्कस किया। तो थ्योरी ऑफ सोशल सॉलिडारिटी जो है उसको इन्होंने डिस्कस किया है। जो डिवीज़न ऑफ लेबर था, डिवीज़न ऑफ लेबर जो सोसाइटी इनकी जो बुक थी उसके फर्स्ट पार्ट में इन्होंने इसको डिस्कस किया है। 2 भाग हैं, उसके पहले भाग में इन्होंने सामाजिक एकता का सिद्धांत दिया है और दूसरे भाग में डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी की बात की है। सामाजिक श्रम विभाजन की बात किस में की है, इसके दूसरे भाग में, जो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि जो सामाजिक एकता का सिद्धांत उन्होंने दिया है अपनी बुक डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी वाले पहले भाग में इन्होंने ये सिद्धांत दिया है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं कि थ्योरी ऑफ सोशल सॉलिडारिटी क्या है, सामाजिक एकता का सिद्धांत क्या है। तो उन्होंने 2 तरह की एकता बताई है। एक बताई है मैकेनिकल सॉलिडारिटी और एक बताई है ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। ठीक है, और इसी के आधार पर, और इसको हिंदी में बोलते हैं यांत्रिक एकता, और इसको बोलते हैं सावयवी एकता। क्लियर हो गया। इसी के आधार पर उन्होंने 2 तरह के समाज बताए। एक बताया मैकेनिकल सोसाइटी, एक बताया ऑर्गेनिक सोसाइटी, यानी यांत्रिक समाज और दूसरा सावयवी समाज। क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे यांत्रिक समाज क्या होता है, सावयवी समाज क्या होता है। तो यांत्रिक समाज जो है उसमें क्या होता है, जो अभी आपने पढ़ा कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, क्या होता है, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन होता है। कैसे होता है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पाई जाती है। और इसमें क्या पाया जाता है, जो मैंने दूसरा टाइप बताया था, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस पाई जाती है। क्लियर हो गया। यानी यहाँ पे कौन सी चेतना पाई जाती है, सामूहिक चेतना पाई जाती है, और यहाँ पे व्यक्तिगत चेतना पाई जाती है। सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, तो ध्यान से पढ़िए तभी आपको समझ में आएगा। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है यानी सामूहिक चेतना होती है, और जो ऑर्गेनिक सोसाइटी है उसमें क्या होता है, व्यक्तिगत चेतना होती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है इसमें क्या होता है, जो धर्म, प्रथा, कानून का विशेष महत्व होता है, बहुत ज़्यादा महत्व होता है, और इसमें इसका विशेष महत्व नहीं होता है। इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस होती है, भाई व्यक्तिगत चेतना है, आपका मन करो मानो, आपका मन करे ना मानो, कोई कंपलसरी नहीं होता है। मानना तो चाहिए, कुछ लोग मानते हैं, लेकिन इसमें इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है। जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है उसमें धर्म, प्रथा, कानून का बहुत विशेष महत्व होता है, और इसमें क्या होता है, दमनकारी कानून पाया जाता है। दमनकारी कानून
इट मीन्स रिप्रेसिव लॉ पाया जाता है, और इसमें क्या होता है, प्रतिकारी कानून, यानी रेसिटेटिव लॉ पाया जाता है इसमें। तो ये भी पूछ लेता है कि किसमें कौन सा लॉ है, तो ये तो आपको पता होगा, जो मैकेनिकल सोसाइटी है या मैकेनिकल सॉलिडारिटी है उसमें रिप्रेसिव लॉ पाया जाता है और उसमें रेसिटेटिव लॉ पाया जाता है। ओके, उसके बाद इसमें है, इसमें हाई कंट्रोल होता है, उसमें कम कंट्रोल होता है, क्योंकि ये जो है वो प्रिमिटिव सोसाइटी है पहले की, तो इसलिए इसको कहते हैं पूर्व औद्योगिक समाज, प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी। और इसमें क्योंकि इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस आते आते कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, औद्योगिक समाज। यानी इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी इसको बोलेंगे। तो इस तरह से आपने देखा जो मैकेनिकल सोसाइटी थी वो प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात है, उसमें कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होगा, उसमें रिप्रेसिव लॉ पाया जाएगा, उसमें धर्म, प्रथा, कानून इन सब का ज़्यादा महत्व होगा, क्योंकि पहले के समाज हम देखें तो वो एक सामूहिक जीवन जिया करते थे, वो अपनी ट्रेडिशनल सोसाइटी को ही सब कुछ मानते थे, जो कुछ कहा जाता था वो एक साथ मिलकर डिसीज़न लेते थे। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्निटी बढ़ती गई, जैसे जैसे ऑर्गेनिक सोसाइटी, सावयवी समाज होता गया, तो क्या हुआ, वो जो उनका रिप्रेसिव लॉ था वो चेंज हो गया किसमें, रेसिटेटिव लॉ में, यानी प्रतिकारी कानून में। पहले जो दंड दिया जाता था, अगर आपने किसी को दंड दिया है मारने का, तो वो उसके बदले में आपको भी मारेगा। लेकिन आजकल देखिए कैसे रेसिटेटिव लॉ आ गया है, जिसमें प्रतिकारी कानून से क्षतिपूर्ति की जाती है, ना कि बदले के जैसे को तैसा के साथ व्यवहार नहीं किया जाता है। तो इसमें क्या होता था, जैसे के साथ तैसा वाला व्यवहार किया जाता था, और इसमें सिर्फ क्षतिपूर्ति कर दी जाती है कि ठीक है आपने इतना बड़ा वो लॉस कर दिया है, आप इतना काम कर दो, चलो ठीक है आपका क्षतिपूर्ति हो गया। तो ये मॉडर्न सोसाइटी आ गई। यहाँ पे क्या हुआ, व्यक्तिगत चेतना है, एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, वो कलेक्टिव चीज़ों को लेके नहीं चलता है, अपना रूल बनाता है, अपना लॉजिक लगाता है, और अपनी रैशनल एटीट्यूड के आधार पे उसको मानना होगा तो मानेगा, रिलीजन को नहीं मानना होगा तो नहीं मानेगा। तो ये यहाँ पे हो जाता है, और इसलिए इसको इंडस्ट्रियल सोसाइटी कहा। और इसी इंडस्ट्रियल सोसाइटी से फिर डिवीज़न ऑफ लेबर की बात आगे बढ़ती है, क्योंकि जो हमारी मैकेनिकल सॉलिडारिटी थी, ऑर्गेनिक समाज, यांत्रिक समाज जो था वो चेंज हो गया किसमें, सावयवी समाज में। सावयवी समाज से निकला डिवीज़न ऑफ लेबर, जिसको हम नेक्स्ट अभी डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर पूछा जाएगा सामाजिक एकता का सिद्धांत कौन सी बुक में है, तो डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी के पहले पार्ट में है, और दूसरे पार्ट में डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी बताया गया है। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी। ओके, डिवीज़न ऑफ लेबर डिस्कस करते हैं, लेकिन बहुत टाइम हो चुका है, तो मुझे लगता है कि डिवीज़न ऑफ लेबर को डिस्कस करने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा रेस्ट दे दूं। और क्योंकि अभी इसमें काफ़ी चीज़ें रह गई हैं, डिवीज़न ऑफ लेबर, सुसाइड, नॉमी थ्योरी ऑफ रिलीजन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो मुझे लगता है लेक्चर को मोनोटोनस ना करते हुए थोड़ा सा गैप ले लेते हैं और इसको नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेते हैं। हालांकि क्योंकि जब भी लेक्चर कंटिन्यू करें तो 40 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और हमारा लेक्चर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो आप लोगों के लिए भी इतना सुनना थोड़ा वेरिएबल नहीं होगा। तो मुझे लगता है इसको पॉज लेते हुए हम डिवीज़न ऑफ लेबर और बाकी की थ्योरीज नेक्स्ट पार्ट में कल कर लेते हैं, और आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर हम इसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे जितनी भी थ्योरीज रहेगी, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें भी डिस्कशन की काफ़ी नीड है। तो अगर हम सारी थ्योरीज आज करेंगे तो हमारा लेक्चर 1:30 तक निकल जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम उसको नेक्स्ट कवर करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।